हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको विद कंप्लीट सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ में, वो भी बेस्ट कंटेंट और वो भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ में सारे ओलंपियाड एग्जाम्स और एनटीएससी एग्जाम की भी आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 6th क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके काम की है क्योंकि आपका चैप्टर नंबर जो 2 है ज्योमेट्री, ठीक है, उसका ये पार्ट 4 है। तो पहले तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट तरीके से वॉच किया होगा। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज को कवर किया था, पार्ट 2 में हमने ट्रू एंड फॉल्स और फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देखे, और पार्ट 3 में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने वहां पे देखा था। ठीक है, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 60 जो क्वेश्चन नंबर 61 से सब्जेक्टिव पार्ट है वो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन 61 से आपका, मैं ऐसा कहूँगा 79 तक है मेरे ख्याल से, वहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके लास्ट पूरा मतलब सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर अप किए हैं। तो चलिए पूरे वीडियो वॉच करिएगा, एक छोटी वीडियो आपके सामने है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 2 पार्ट 4 वीडियो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का मतलब क्वेश्चन नंबर 61 वो ये है कि जो फिगर आपको दिया है, तो व्हाट इज AE प्लस EC। अब ये जो फिगर दिया है, इस फिगर में ये पूछ रहा है AE को यहां से लेके यहां तक अगर AE को मैं ऐड कर दूं EC के साथ तो ये क्या बनेगा। तो ये AC बनेगा, एक सीधा लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो AE व्हेन एडेड विथ EC, क्योंकि कॉमन पॉइंट E और E है, तो ये पूरी एक लाइन सेगमेंट AC फॉर्मेशन करेगी। तो इस फिगर के अंदर AE जब EC से ऐड होगा तो वो AC बनाएगा। इसके बाद पूछ रहा व्हाट इज AC माइनस EC। अगर पूरी AC में से मैं EC को हटा दूं, पूरे AC में से अगर मैं EC को हटा दूं, ठीक है, अगर लंबी AC में से मैं EC पार्ट को हटा दूं तो AE मिलेगा। यही हमसे पूछा था, हमें क्या मिलेगा, क्लियर है। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज BD माइनस BE। पूरी BD में से अगर मैं यहां पर, ठीक है, मैं ये चीज हटा देता हूं और आपको सिर्फ BD दिखाता हूं। ये कह रहा है पूरी जो लाइन सेगमेंट है BD, इस BD में से अगर मैं BE वाला पार्ट जो है उसको रिमूव कर दूं तो मुझे ED मिलेगा। ठीक है, यही आपसे पूछा था। तो देखो BD में से अगर मैंने BE को माइनस किया, ठीक है, पूरी लाइन BD लंबी थी, इसमें से BE पार्ट को हटा दिया, मुझे ED मिलेगा। इतना आसान है और इतने ही आसान क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। What is BD माइनस DE। अब वो बोल रहा है अगर मैं BD में से DE को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखना, पूरी BD में से अगर आप ये वाला पार्ट DE काट के निकाल देते हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ BE। समझ आ रहा है, सिर्फ BE मिलेगा आपको। तो BD में से अगर मैंने DE हटा दिया तो मुझे BE मिलेगा। हाफ 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 हाफ, मैं कहूँगा 2 मार्क्स का इस तरह का सवाल आपको एकदम देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 कैसे अटेम्प्ट करना था, सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म था और हमने ऐसे ही लिखना है जो हमसे पूछा है, खत्म, और कुछ इसमें मेहनत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन नेम द राइट एंगल्स इन ईच पार्ट ऑफ द फिगर। अब यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी है और फिगर भी दिया है। फिगर में देखते हुए इंफॉर्मेशन को अगर मैं कलेक्ट करूं तो इंफॉर्मेशन दिया है कि BA और BD ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये जो सिंबल इन्होंने यूज किया है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। परपेंडिकुलर मतलब जब एक लाइन दूसरी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बोल लो, या प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन है, ऐसी हो कैसी भी हो, टेढ़ी हो कैसी भी हो, किसी लाइन को अगर कोई दूसरी लाइन आके इंटरसेक्ट करती है और उसके इंटरसेक्शन के कारण 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है, ठीक है, तो उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। या परपेंडिकुलर बोल दिया मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ये कह रहा है जो BA है वो BD के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
और सिंबल यही होता है परपेंडिकुलर को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये सिंबल है, इस तरीके का हम एक यहाँ पे एल मार्क कर देते हैं। यहाँ ऐसा बोलिए कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का बॉक्स कुछ फॉर्मेशन आपको दिखता है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने एक सिंबल लगा दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन गिवन नेम द राइट एंगल इन ईच पार्ट ऑफ द फिगर। अब इस फिगर में राइट एंगल क्या होगा, तो कॉमन सी बात है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल का नाम लिखना है, एंगल ए बी डी इज राइट एंगल। अब कई बच्चे यहाँ पे नाम लिखेंगे, सर एंगल डी बी ए भी तो बोल सकते हैं, एकदम डी बी ए भी बोल सकते हैं, आप बोल दीजिए, आप ऐसा चल लीजिए, कोई इशू नहीं है, डी बी ए। लेकिन याद यही रखना, मतलब समझ यही लेना कि सेंटर में वही वर्टेक्स आएगा जहाँ पे जिस एंगल जिस गैप की बात हो रही है, यहाँ पे 90 डिग्री की बात हो रही है, 90 डिग्री इसी वर्टेक्स पे बन रहा है बी पे, तो हमें बी हमेशा बीच में लिखना है। ये चीज क्लियर है। चलिए, तो हमने ए फिगर में आंसर दे दिया। बी फिगर देखिएगा, आर टी परपेंडिकुलर है एस टी के, आर टी एस टी के परपेंडिकुलर है, मतलब आर टी ये लाइन है जो एस टी के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनेगा वहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस एक राइट एंगल है, या आप ऐसा बोल लें कि एंगल एस टी आर भी एक राइट एंगल है, ठीक है। आपको यही बताना था, राइट एंगल, नेम द राइट एंगल्स। ए फिगर बी फिगर दोनों डाटा मैंने आपको दे दिया, क्लियर। सी फिगर में देखना, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो ए सी है ये ए सी बी डी के परपेंडिकुलर है, तो बी डी ये है और ए सी इसके परपेंडिकुलर है। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे देखिए ये सिंबल इन्होंने दे ही दिया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल लिख कर आते हैं, एंगल ए सी डी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो एंगल बनेंगे। अब आप कहेंगे सर हाँ बन रहा है डी सी ए, नहीं, वो तो है, वो तो एक ही एंगल है, ए सी डी बोलूं या डी सी ए बोलूं। अगर इधर 90 बनेगा तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, तो दो राइट एंगल यहाँ पे, एक तो है ए सी डी और दूसरा है ए सी बी, एंगल ए सी बी। किसी ने अगर ऐसा लिखा है कि एंगल डी सी ए एंड एंगल बी सी ए, तो वो भी राइट है, ठीक है। तो दो 90 डिग्री बनेंगे, या तो ये दो या तो ये दो, ठीक है। आपको बस समझना चीज आपने कैसे लिखी है, आप ए सी डी चलें या डी सी ए चलें। अगर डी सी ए बोल रहे हैं तो यहाँ पे बी सी ए बोलना पड़ेगा, अगर ए सी डी बोल रहे हैं तो ए सी बी बोलना पड़ेगा, क्लियर है। बस इंफॉर्मेशन ये दी थी कि ए सी जो है वो, ए सी जो लाइन है वो इस बी डी के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ 90 बनेगा, ये है कहानी, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ पे ये बोल रहा है जो आर एस है वो परपेंडिकुलर है आर डब्ल्यू के, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जहां पे उन्होंने जो डाटा दिया है उसको देखते हुए जब मैं एंगल दूंगा 90 डिग्री का, तो वो एंगल यहाँ पे बन रहा है डब्ल्यू आर एस, डब्ल्यू आर एस, या आप एंगल दे सकते थे एंगल एस आर डब्ल्यू, ठीक है, एंगल एस आर डब्ल्यू। तो एंगल आर एस आर डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो हमने बस वही 90 डिग्री का एंगल बताया, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि यूजिंग द गिवन डाटा, गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी है उससे एंगल बताइए, तो उससे तो यही एंगल निकल के आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 को कैसे अटेम्प्ट करना था ये मैंने आपको दिखा दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन 63 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन 63 क्या बोल रहा है, तो इसमें और भी पार्ट्स हैं, अच्छा 62 में ई एफ जी एच पार्ट भी हैं, इनको और देख लेते हैं। देखिएगा, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के, तो ए सी बी डी के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब आपको एंगल बताने हैं, 90 डिग्री के एंगल कहाँ कहाँ है। अब आप देखो, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, फिर इधर 90 बनेगा तो इधर भी 90 बनेगा, ठीक है। और मुझे परपेंडिकुलर बोला है तो ए सी परपेंडिकुलर बी डी के, तो नीचे भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल ए ई डी के साथ साथ यहाँ पे चार एंगल आएंगे, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई बी, फिर उसके बाद एंगल, इसके बाद एंगल बी ई सी,
और फिर इसके बाद एंगल DEC, ठीक है। ये 4 एंगल 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। परपेंडिकुलर बोला है और 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहां तो 90 बनेगा ही, साथ साथ और भी दोनों साइड पे 90 बनेगा, तीनों साइड पे, ठीक है। तो 4 90 डिग्रीज बनेंगे यहाँ पर। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है ये चीज? चलिए मूव करिए इसके एफ फिगर पे। तो क्वेश्चन नंबर 62 ही अभी कर रहे हैं हम। एफ फिगर क्या बोल रहा है? AE परपेंडिकुलर है CE के, तो AE परपेंडिकुलर है CE के, तो यहां पे बेसिकली 90 डिग्री बन रहा है। तो राइट एंगल जो क्लियरली दिख रहा है वो है एंगल AEC, ठीक है। अब मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूंगा, द रीजन इज बीइंग, क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड आपको एंगल बताना है। तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन नेम द राइट एंगल्स इन ईच पार्ट ऑफ द फिगर, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे ही यहां पे अगर देखूं तो ये बोल रहा है AC परपेंडिकुलर है CD के, तो AC परपेंडिकुलर है CD के, मतलब ये 90 डिग्री दिया है, तो यहां पे मैं कहूंगा एंगल ACD परपेंडिकुलर आ रहा है। ऐसे ही OP परपेंडिकुलर है AB के, तो OP, ये OP लाइन है और OP परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। तो यहां पे अगेन 4 एंगल बनेंगे। एक एंगल तो बन रहा है एंगल AKP, एंगल AKP। एक एंगल बन रहा है एंगल AKO, AKO। एक एंगल बन रहा है एंगल OKB, एंगल OKB। और एक एंगल बन रहा है एंगल PKB, एंगल PKB। क्लियर है? तो यहां पे फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 62 के H पार्ट तक सॉल्व कर लिया। क्लियर? बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और पार्ट्स हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 63 है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पे क्या बोला है। तो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ फिगर 2.41, ठीक है। ये कह रहा है आप क्या कंक्लूड करोगे, मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे अगर ये फिगर्स देखते हैं और ये डाटा कुछ आपको दे रहा है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। DB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। ये कह रहा है जो DB है ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल ADC का। तो एंगल ADC ये है और DB बाइसेक्टर है। वर्ड बाइसेक्टर का जो मतलब होता है ना, बाइसेक्टर मतलब 2 सेक्शंस में हम किसी चीज को इक्वली बांटते हैं। जब 2 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं तब हम वर्ड बोलते हैं बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये चीज समझ आ रही है। अब ये कह रहा है DB इज द बाइसेक्टर। DB जो है ये किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो DB इस एंगल को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। इसका मतलब जो एंगल ADB है वो इक्वल है एंगल CDB के। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक बड़ा एंगल जो था, ठीक है, उस बड़े एंगल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। क्लियर? ऐसे ही यहां पे कह रहा है BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। जो BD है, ये जो BD है ये BD बाइसेक्ट कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल ABC को। तो BD बाइसेक्ट कर रही है एंगल ABC को, ठीक है। इसका मतलब यहां पे भी 2 इक्वल एंगल बन रहे हैं, एंगल ABD, ठीक है। ABD ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल CBD, CBD ये वाला एंगल। क्लियर है? तो ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल दोनों इक्वल हैं। मैं कहूंगा ये दोनों इक्वल एंगल हैं। ऐसे यहां पे बोला, ऐसे यहां पे बोला, ठीक है। तो एक लाइन जब किसी लाइन को किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो बेसिकली वो स्पेस को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। और वही चीज मैंने यहाँ पे पहले लिख के आपको दिखाई कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में टोटल 3 पार्ट्स हैं। A और B आपने कर लिया। इसका C पार्ट देखिए। DC इज द बाइसेक्टर ऑफ, अब ये एक फिगर बना है और इन्होंने बोला है जो DC है ये DC बाइसेक्टर है एंगल ADB का। एंगल ADB ये एंगल के बारे में बात हो रही है और इस एंगल का बाइसेक्टर है DC। तो बेसिकली यहाँ पे भी आप देखिए 2 इक्वल एंगल बन जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला है CA परपेंडिकुलर है DA का।
तो सी ए परपेंडिकुलर है डी ए का, उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे डी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी। इससे हम ये बोल पाएंगे कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी डी सी का। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसके आगे इन्होंने ये भी बोला है कि सी ए डी ए परपेंडिकुलर है। सी ए और डी ए परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब जब दो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? ऐसे ही सी बी इज परपेंडिकुलर, सी बी इज परपेंडिकुलर टू डी बी, डी बी के परपेंडिकुलर है सी बी। तो यहाँ पे हम कहेंगे एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो गिवन है, इससे हम ये तीन चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, यही इन्होंने बोला था। आप क्या कंक्लूड कर सकते हो वो हमने कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? तो 64th क्वेश्चन, एन एंगल इज सेड टू बी ट्राइसेक्टेड। यहाँ पे आपको एक चीज दी है, एक आपको चीज समझाइए कि वर्ड ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है। देखो अभी आपने वर्ड सुना था बाइसेक्टेड, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आप जो सुन रहे हैं वो है ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये ऐसा ही बोल रहा है। ये कह रहा है जब किसी एंगल को हम ट्राइसेक्टेड बोलेंगे, दैट मीन्स हमने उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस फिगर में जो फिगर आपको दिया है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। हाउ मेनी ट्राइसेक्टर्स आर देयर फॉर एंगल बी ए ई? ठीक है, ये पूछ रहा है अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कुल मिला के ये ऐसा बोल रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल है, तो आप बताइए मैंने बी ए ई को कितने पार्ट्स में ट्राइसेक्ट किया है? तो कॉमन सी बात है, आप वर्ड ट्राई बोल रहे हो मतलब तीन पार्ट में आपने बांटा है। वो तीन पार्ट के आप नाम बता दो, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए डी, एंगल डी ए ई। ठीक है, ये तीन इक्वल पार्ट्स हैं, तो कितने, हाउ मेनी ट्राइसेक्टर्स आर देयर फॉर एंगल बी ए ई? थ्री ट्राइसेक्टर्स। तो एक बेसिकली एक ट्राइसेक्टर है। द एंगल इज सेड टू बी ट्राइसेक्टेड इफ इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हाउ मेनी ट्राइसेक्टर्स, तो ट्राइसेक्टर यहाँ पे हुए हैं तीन। ठीक है, तीन इक्वल सेक्शंस हैं यहाँ पर, तो ये हमें बताना है बस, थ्री। तो इसका आंसर है सिंपल वर्बल थ्री, खत्म। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिएगा, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन फिगर 2.43? 2.3 में आपने कितने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं? तो दो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, 2 पॉइंट्स। उन 2 पॉइंट्स का नाम बताइए। उन 2 पॉइंट्स का नाम है ए एंड बी, खत्म, बस यही देना था। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन फिगर 2.43? 2.43 में कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? तो लाइन सेगमेंट 1 है और उस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। क्लियर है? बस यही देना था। इस फिगर पे डिपेंड दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66। बोर्ड कर लें क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगेन दो क्वेश्चन एक ही फिगर पे डिपेंड। देखेंगे आप फिगर 2.44 में कितने पॉइंट्स हैं जो मार्क किए हुए हैं? तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आर मार्क्ड, 3 पॉइंट्स आर मार्क्ड। नेम देम, तो नाम बता दीजिए 3 पॉइंट्स के। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, खत्म कहानी। इसी फिगर में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर? तो देयर आर 2 लाइन सेगमेंट्स। नेम देम, इनके नाम बताइए। तो नेम देम, ठीक है, इनका नाम है ए बी एंड बी सी। अच्छा सर ए सी नहीं होगा क्या? ए सी भी होगा। तो मैं कहूंगा 3 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स? 3 लाइन सेगमेंट्स, ए बी बी सी एंड ए सी। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। क्लियर? तो 3 लाइन सेगमेंट्स यहाँ दिख रही हैं। इसी एक फिगर पे डिपेंड दो क्वेश्चन थे।
तो क्वेश्चन नंबर 68 तक हमने देख लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69, अगेन एक ही फिगर पे दो क्वेश्चन, सिंपल आसान। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड, कितने पॉइंट्स मार्क्ड हैं, तो 4 पॉइंट्स मार्क्ड हैं, 4 पॉइंट्स आर मार्क्ड। क्लियर, क्या नाम है उनका, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इन फिगर 2.45 हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो यहां पर देखिएगा ए बी एक लाइन है, फिर ए सी एक लाइन है, फिर ए डी एक लाइन है। क्लियर, फिर उसके बाद बी सी एक लाइन है, फिर सी डी एक लाइन है। ठीक है, तो बी सी सी डी एंड बी डी, ये भी तो लाइन है बी डी भी। फिर उसके बाद सी डी, तो सी डी तो है ही है, तो बी सी सी डी फिर बी डी। क्लियर, तो यहां पे 2 2 4 5 6, मैं कहूंगा 6 लाइन सेगमेंट्स। नाम बताइए, नाम बता दिए। तो 6 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है, 3 तो ऐसी दिख रही हैं, फिर ए सी 4 और ए डी 5, फिर उसके बाद खत्म है ना, ए बी और फिर ए सी और फिर ए डी। ठीक है, तो 3 तो यही हो गई, फिर उसके बाद बी सी सी डी है ना, और फिर उसके बाद तो बी सी सी डी और बी डी। हाँ ठीक है, 2 2 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पर। तो एक ही फिगर पे डिपेंड ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कर लिया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 2.46, ये जो फिगर है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड, कितने पॉइंट्स मार्क किए हैं, तो ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल 5 पॉइंट्स मार्क किए हैं, वो 5 पॉइंट्स के मैंने नाम बता दिया। इन फिगर 2.46 हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो एक लाइन सेगमेंट तो ए बी दिख रही है, फिर ए डी दिख रही है, फिर एक ए ई दिख रही है, फिर उसके बाद एक ए सी दिख रही है। तो ए पॉइंट के साथ 4 लाइन्स दिख रही हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स। फिर बी डी दिख रही है, ठीक है, बी डी के बाद बी ई दिख रही है, बी ई के बाद बी ई के बाद बी सी दिख रहा है, तो ये रहा बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद डी पॉइंट के साथ डी ई दिख रहा है, ठीक है, और फिर डी सी दिख रहा है, और फिर उसके बाद सिर्फ ई सी दिख रहा है, तो ई सी दिख रहा है। क्लियर, तो यहां पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइन सेगमेंट्स। क्लियर है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जाइए आपको चीजें समझ आ रही हैं। आसान क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, बस इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन मुझे अभी नहीं दिख रहे। क्वेश्चन नंबर 72 तक आपने कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है। तो इस फिगर में ये बोल रहा है, जो आपको फिगर दिया है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। खत्म, ये कह रहा है O जो है वो सर्कल का सेंटर है। ठीक है, नेम ऑल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, आप बताइए इस सर्कल में कॉर्ड्स क्या क्या हैं। तो देखिएगा, मैंने बताया था वर्ड कॉर्ड का मतलब क्या होता है। कॉर्ड का मतलब होता है जब कोई लाइन सर्कल के अंदर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 अलग पॉइंट्स पे टच करती है। कॉर्ड क्या होता है, 2 टचिंग पॉइंट्स ऑन द circumference of circle, on the circumference of circle। अब सर circumference का मतलब, तो circumference का मतलब ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, 2 टचिंग पॉइंट जहां पे दिख रहे हैं, और उन दोनों टचिंग पॉइंट से जो लाइन सर्कल के अंदर बनती है। ठीक है, तो द लाइन इनसाइड द सर्कल, द लाइन इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अब आप देखिएगा यहां पे ये बोल रहा है कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड मैंने बता दिया। अब ये कह रहा है इस फिगर के अंदर सारी कॉर्ड्स के नाम बताइए। तो सरकमफ्रेंस पे टच होने वाले पॉइंट देखिएगा, क्लियर करता हूं। ये P पॉइंट है, C पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है। सरकमफ्रेंस पे टच होने वाले 4 पॉइंट मुझे दिख गए, तो 4 पॉइंट्स आर ऑन द सरकमफ्रेंस। इन 2 पॉइंट से लाइन जो पास हो रही है, जो सर्कल के अंदर है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है।
तो डायामीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहां पे याद रखिएगा, नेम ऑल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, पीसी इज द कॉर्ड एंड एबी इज द कॉर्ड। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एबी तो डायामीटर है, सेंटर पॉइंट से निकला है। तो जब डाया पढ़ाया गया था तो आपको ये बताया जाता है, बताया भी गया है थ्योरी वीडियो के अंदर कि डायामीटर जो है वो कैसे बनता है। जब ये लाइन बड़ी होती जाती है और सेंटर पे आके टच करती है, तो यही कॉर्ड जो बड़ी होती हुई सेंटर तक आई है, ठीक है, यही दो पॉइंट जब बड़े होते हुए सेंटर तक आते हैं और सेंटर से जब लाइन पास हो जाती है, कॉर्ड जब सेंटर से पास होती है तब वो डायामीटर बनती है। तो पहले तो वो कॉर्ड ही थी ना, तो इसलिए डायामीटर भी एक कॉर्ड है। नेम ऑल रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल का मतलब रेडियस पूछ रहा है, रेडियस एक होता है, रेडियाई का मतलब नंबर ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे जो भी रेडियस बन रहे हैं वो है OC, मतलब सेंटर पॉइंट से लेकर सरकमफ्रेंस तक टच करने वाला जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। तो OC एक रेडियस है, OP एक रेडियस है, OA एक रेडियस है, OB एक रेडियस है। खत्म, ठीक है। अब देखिएगा, नेम अ कॉर्ड विच इज नॉट द डायामीटर ऑफ द सर्कल। जो डायामीटर नहीं है तो वो है PC। PC एक कॉर्ड है बट ये डाया नहीं है। आपको चीज समझ आ रही है? क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है, शेड सेक्टर्स OAC। ये कह रहा है OAC वाला जो सेक्टर है, सेक्टर का मतलब सेंटर पॉइंट और सरकमफ्रेंस पे जो दो पॉइंट है उसके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हमें शेड करना है। तो शेड द सेक्टर्स OAC। देखो OAC ये वाला सेक्टर, ये एक टुकड़ा है केक का, वो जो सेंटर से आप पार्ट निकालते हो ना, तो सरकमफ्रेंस को जब कट किया जाता है उससे जो टुकड़ा निकाला जाता है उसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्टर वर्ड, शेड सेक्टर OAC कर दिया, OAC को शेड। OPB ये एक सेक्टर है, ये मैंने शेड कर दिया, बस शेड करने को बोला था वो कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, शेड द स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, शेड करिए जो सबसे छोटा सेगमेंट है। सेगमेंट कब बनता है, तो बेसिकली सेगमेंट हम किसको बोलते हैं, सेगमेंट हम बोलते हैं जब कोई कॉर्ड, ठीक है, जब कोई कॉर्ड जो सेंटर से पास नहीं हो रही, ठीक है, कोई कॉर्ड जब सर्कल के अंदर बनाई जाती है, उस कॉर्ड का जो छोटा एरिया जो कि इस कर्व के साथ है, ये कहलाती है माइनर सेगमेंट। माइनर, और इसके पीछे वाला जो एरिया है, इस कॉर्ड के पूरे पीछे वाला जो एरिया है जो इस आर्क से बना है, ये पूरा कहलाता है मेजर सेगमेंट। इन्होंने क्या बोला है, शेड द स्मॉलर सेगमेंट। स्मॉलर सेगमेंट को मैंने शेड कर दिया ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय CP कॉर्ड है इस सेगमेंट पे, यहाँ पे ये सबसे माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो इस सेगमेंट को मैंने शेड कर दिया, क्लियर। और यहाँ पे इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ, ये है माइनर सेगमेंट जो इस कर्व से बन रहा है, CP कर्व है। ठीक है, तो ये शेडिंग कर दी है। तो यहाँ पे फाइनली ABCDE, इसमें दो पार्ट और हैं, उसको हम देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है। तो ये क्लियर कर देते हैं इस साइड से, और डायग्राम को हम नहीं छेड़ते। ठीक है, डायग्राम यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम, अच्छा 2 मिनट होल्ड करिएगा, बॉडी क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनली कितने पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 73 में E पार्ट तक था जो हमने पूरा सॉल्व किया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नया है, क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है, कैन वी हैव टू एक्यूट एंगल्स हुज सम इज। एक्यूट किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल हम उसको बोलते हैं जहां पे 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। ठीक है, तो लेस देन 90 डिग्री का जो एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैन वी हैव टू एक्यूट एंगल्स हुज सम इज एन एक्यूट एंगल, वाई और वाई नॉट। तो मैं कहूंगा यस, इसका आंसर यस है। बात को समझना, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा। आप कोई भी दो 90 डिग्री से छोटा एंगल लो, एक मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री और एक मैं ले लेता हूँ 35 डिग्री, मान लो। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा, तो सम बोला है ना, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो आंसर आएगा 65 डिग्री। और ये देखो, ये 65 डिग्री 90 डिग्री से छोटा आया। तो एन एक्यूट एंगल whose sum is also an acute angle, तो सम भी एक एक्यूट एंगल आया है। ठीक है, तो यस
ऐसा पॉसिबल है y के लिए हमने एक आंसर दे दिया। क्लियर है? सेकेंड पार्ट, कैन वी हैव टू एक्यूट एंगल्स हुज सम इज अ राइट एंगल, जिसका सम राइट एंगल हो। दो छोटे एंगल बताइए, ठीक है। तो मैं एक एंगल ले रहा हूं 30 डिग्री और एक एंगल मैं यहां ले लेता हूं 60 डिग्री। ये दोनों एक्यूट एंगल है और इन दोनों का सम देखो 90 भी आ रहा है। क्लियर? आप कोई भी दूसरा ले सकते हैं, आप ले लीजिए 20 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ 20 लेता हूं तो यहाँ पे ये 70 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री से छोटा है। इन दोनों का सम देखो राइट एंगल आ रहा है, तो यस मैं कहूंगा इसके लिए भी मेरा आंसर यस है। क्लियर? तो अ राइट एंगल हुज सम इज अ राइट एंगल, तो यस, ठीक है। और वो मैंने ऑप्शन दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है कैन वी हैव टू एक्यूट एंगल्स हुज सम इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, दो छोटे एंगल जिनका सम एक एक्यूट एंगल बन जाए, और सॉरी एक ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं एक 90 डिग्री से छोटा एंगल ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 80 डिग्री का मैंने एंगल लिया, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट है। इसमें मैंने, ठीक है, कैन वी हैव टू एक्यूट एंगल्स, इसमें मैंने ऐड कर दिया 20 डिग्री को, तो 80 + 20 ये हो जाएगा 100 डिग्री, और 100 डिग्री 90 डिग्री को क्योंकि क्रॉस कर गया तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। तो दो छोटे एंगल मिलके एक बड़ा एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा यस, ये भी पॉसिबल है। क्लियर? तो यस और नो मैं बताता जा रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है वो यही पूछ रहा था, हम वही बता रहे हैं, ठीक है। और सम की बात हो रही है तो सम भी करके दिखाता जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट डी पार्ट क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट एंगल y और y0। स्ट्रेट एंगल का मतलब सम जो है वो 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का एंगल। अब दो छोटे एंगल आप लेते हो तो 180 डिग्री, 90 से दो छोटे, 90 से कितना भी छोटा ले लो, मैं कह रहा हूं 89.5 ले लो, और एक और 89.5 ले लो। इनको अगर ऐड करोगे तो देखो 10, 10 का 0 कैरी 1, 18, 19, 19 का 9 कैरी 1, 16 और 17। स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा, 179 डिग्री तब भी बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं बोलूंगा नो। क्लियर? क्या पूछा था, क्या दो एक्यूट एंगल मिलके स्ट्रेट एंगल बना सकते हैं? तो दो एक्यूट एंगल कभी भी स्ट्रेट एंगल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, अ रिफ्लेक्स एंगल y और y0। अब रिफ्लेक्स एंगल बना पाएंगे क्या दो छोटे एंगल मिलके? तो दो छोटे एंगल ले लो, देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ये भी क्लियर कर देता हूं। यस नो तो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल भी यहां तक बता दिया है। लास्ट ऑप्शन देखिएगा, एक रिफ्लेक्स एंगल मिलना चाहिए। तो दो छोटे एंगल, मैं बोल रहा हूं एंगल मैं ले लेता हूं, एक 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री, ठीक है। या मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा एंगल ले लेता हूं 70 डिग्री का, और दूसरा एंगल मैं ले लेता हूं 30 डिग्री का, तो ये बनाएगा 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो 70 + 30, तो ये एक्यूट एंगल एक 70 डिग्री का कुछ ऐसा हो जाएगा, 30 डिग्री का थोड़ा और बन गया, तो 100 डिग्री तो बन रहा है, ये 100 डिग्री बन रहा है। लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि मुझे सम बोला है, सम जो है वो रिफ्लेक्स एंगल के बराबर होना चाहिए, तो सम 100 डिग्री आ रहा है और रिफ्लेक्स एंगल क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 160। तो मैं इस केस में कहूंगा नो, ठीक है। इस केस में हमारा जवाब आना चाहिए नो। इन्होंने क्या बोला था, दो छोटे एंगल्स मिलके उनका जो सम है वो रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है क्या? तो नहीं, रिफ्लेक्स एंगल नहीं बना रहा, ठीक है। और ऐसा नहीं भी होगा, आप जितने भी ट्राई कर लेंगे नहीं बनेगा, ठीक है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। कैन वी हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स हुज सम इज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या हमारे पास ऐसे दो कोई ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज का मतलब है मोटे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हैं। तो यहाँ पे देखना हर एंगल क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। कैन वी हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स हुज सम इज अ रिफ्लेक्स एंगल, जिसका सम जो है वो रिफ्लेक्स एंगल हो, जिसका सम रिफ्लेक्स एंगल हो, तो इस केस में यस हो सकता है, ठीक है। इसमें हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल के केस में हो सकता है, ठीक है। अ कंप्लीट एंगल y और y0, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल बने, अब कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, 360 डिग्री को बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल। तो आप देखिएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज के केस में कंप्लीट एंगल नहीं बन पाएगा, या तो वो 180 बनेगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज मतलब हमेशा 90 से बड़ा,
तो हमेशा 90 से बड़ा आप कुछ भी ले लो और उसको सम करेंगे तो वो कंप्लीट एंगल नहीं बन पाएगा। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री बनना चाहिए। अब ऑब्ट्यूज मिलके कैसे 360 बनाएंगे, या तो 360 से कम रहेंगे या 360 को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 75 का यही जवाब है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ वर्टाइसेस। ये जो फिगर है 2.48, इसके अंदर वर्टाइसेस बताइए। वर्टाइसेस वो पॉइंट होते हैं जहां पे लाइन सेगमेंट्स आके मीट करती हैं या जहां से प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे वर्टाइसेस बताइए। वर्टाइसेस मैंने मार्क कर दिए हैं, आप बताइए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, 2 मिनट होल्ड करिएगा, इसको साफ लिखें। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई और एक एफ है। ये एक प्रिज्म है बेसिकली। इस प्रिज्म में वर्टाइसेस मैंने बता दिए। एजेस बताइए। एजेस मतलब जहां पे दो फेसेस आके मीट करती हैं और जो लाइन बनती है। अगर मैं देखूं तो BC एक लाइन बनती हुई मुझे दिख रही है, एज है, तो यहाँ पे एक BC एज है। ठीक है, फिर उसके बाद BA एक एज है। ठीक है, तो BA भी एक एज है। फिर उसके बाद AC भी एक एज है, तो AC भी एक एज है। एज किसको बोलेंगे, जहां पे फेसेस आके मीट कर रहे हैं। तो एक इधर से फेस, एक सामने से फेस जब मीट कर रहा है तो आपकी ये लाइन बनती है। कुल मिला के ये यहाँ पे ऐसे ही DE एक एज है। ठीक है, EF एक एज है, EF भी एक एज है और FD भी एक एज है। ठीक है, FD भी एक एज है। फिर यहाँ पे DB भी एक एज है और FC भी एक एज है। तो ये DB भी एक एज है। ठीक है, FC भी एक एज है। फिर पीछे वाली EA, तो EA भी एक एज है। ये एजेस हो गई। इन्होंने बोला था वर्टाइसेस बताइए, मैंने वर्टाइसेस बता दिए। इन्होंने कहा एजेस बताइए, मैंने एजेस बता दी। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 9 एजेस यहाँ पे होंगी प्रिज्म में। फेसेस ऑफ द प्रिज्म, तो फेसेस क्या क्या हैं, तो एक ट्राइंगल उधर, एक ट्राइंगल इधर, एक रेक्टेंगल, एक ऊपर एक नीचे रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक तो ट्राइंगल है यहाँ पर ABC, एक ट्राइंगल है यहाँ पर कौन सा, ये है DEF। ठीक है, तो 2 तो ट्राइंगल हो गए। ये फेसेस बतानी थी तो मैंने 2 ट्राइंगल्स बता दिए। ठीक है, ये डॉटेड लाइन का मतलब ये पीछे है, जो एजेस नहीं दिख रही वो पीछे है। सामने रेक्टेंगल लगा है, तो सामने जो रेक्टेंगल लगा है उसको हम बोलेंगे FCBD। तो FCBD ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक फेस होगा। ठीक है, एक फेस इसका है DBAE, ठीक है, DBAE। और एक फेस और है जो इधर से लगा है, इस साइड से देखेंगे तो एक फेस लगा है CAEF। ठीक है, तो ये लगा हमारा CAEF। क्लियर, तो ये हमें बताना था। ये सब फेसेस मैंने बता दिया, 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 76 भी हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व। मूव करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कितनी एजेस होती हैं, कितनी फेसेस होती हैं, कितने वर्टाइसेस होते हैं एक स्फेयर के अंदर। अब सर स्फेयर क्या होता है, तो सर्कल स्फेयर नहीं होता। पहली बात, स्फेयर इज बेसिकली एक बॉल को हम स्फेयर बोलते हैं। ये 3D व्यू का मतलब है कि जब ये रोटेट करे तो बॉल देखिए आपने, कॉस्को की बॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, टेनिस बॉल, कोई भी बॉल आप एज्यूम कर लीजिए, वो चारों तरफ से कर्व्ड होती है, उसमें कोई एजेस नहीं होती, कोई नंबर ऑफ फेसेस नहीं होते। ठीक है, सामने से बस वो कर्व्ड रहती है। तो 0 फेसेस के कारण इसमें 0 एजेस होती हैं। एजेस क्या होती हैं, जहां पे आके फेसेस मिलते हैं। फेस ही नहीं है तो एज नहीं बनेगी। अब जब एज ही नहीं बन रही तो वर्टाइसेस भी नहीं बनेंगी। तो हम कहते हैं स्फीयर अकेला एक ऐसा 3D व्यू है जहां पे ना वर्टाइसेस बनती हैं, ना फेसेस बनती हैं, ना एजेस बनती हैं। 0 इसका आंसर है, हर चीज का 0। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 77 भी हो गया। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्या बोल रहा है, ड्रॉ ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन का मतलब 5 साइड का फिगर, ये है आपका पेंटागन।
ये कह रहा है इसके सारे डायगोनल्स ड्रॉ करके दिखाइए और इस पेंटागन का नाम दिया है A B C D E, ये पेंटागन दिया है, एंड नेम देम, और उसके नाम बताइए। ठीक है, तो पेंटागन के अंदर बनने वाले डायगोनल्स, पहले तो आप फॉर्मूला लगाइए। तो डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-3/2). 5 साइड है तो n की वैल्यू मुझे दी है 5, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स जो बनेंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे जो फॉर्मेशन होंगे वो है 5, 5 - 3/2, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 2/2, 2 से 2 कट गया, ये आया 5। 5 डायगोनल बनेंगे। अब उन 5 डायगोनल के नाम बताइए। तो देखिएगा, A से D एक डायगोनल है, A से C एक डायगोनल है, तो पहला डायगोनल तो AD हो गया। ठीक है, फिर हो गया आपका AC, फिर आपका हो गया EB, तो EB भी एक डायगोनल होगा। ठीक है, और फिर एक डायगोनल होगा EC, तो EC भी एक डायगोनल होगा, ये रहा EC। ठीक है, फिर एक डायगोनल हो गया BD, तो BD भी एक डायगोनल होगा। ठीक है, BD भी एक डायगोनल होगा। बन गए 5, 3 4 5 डायगोनल, इनके नाम बताने थे। ड्रॉ ऑल द डायगोनल्स बना दिए ऑफ अ पेंटागन ABCDE एंड नेम देम, उनका नाम भी बता दिया। ठीक है, फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करा, 5 बनेंगे, 5 दिखा दिए कैसे बनेंगे, नाम भी बता दिया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसके बाद नहीं है, तो ये फाइनली आपकी 4 वीडियोस, जो पार्ट 4 भी था वो भी रेडी हो गया। चैप्टर का नाम था ज्योमेट्री, टोटल 4 पार्ट्स आपको दे दिए गए। सर ये कहाँ अवेलेबल है, कैसे हम देख सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप टाइप करते हैं तो इंटरफेस ओपन होगा, उस इंटरफेस में आप देखेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे ऑप्शन है NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने वो सारी टीचर्स 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक वो सारे सब्जेक्ट जहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर कंप्लीट होके यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपके कोई भी बड़े भाई बहन है, आप उनको भी बता सकते हैं कि वो कोई सी भी क्लास में हो, वो यहाँ से NCERT एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस वॉच कर सकते हैं। आपको देखना है 6th क्लास, तो आपके सामने आएंगी बहुत सारी टीचर्स, आप अपने अभिषेक सर की फोटो को ढूंढिए यहाँ पर। ठीक है, स्क्रॉल करिए ऊपर, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अभिषेक सर आपको 3 जगह मिलेंगे, मतलब मेरी फोटो यहाँ पे आपको 3 जगह मिलेगी, 10th क्लास NCERT एग्जाम्पलर, 7th क्लास एंड 6th क्लास। आप 6th क्लास पे आपको क्योंकि पढ़ना है 6th क्लास, तो आप 6th क्लास पे क्लिक करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करिए। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर आराम से घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, और वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, वो भी प्रॉपर अरेंज्ड मैनर में। ठीक है, एक एक टॉपिक अरेंज मैनर में, आपको जोन से टॉपिक का सॉल्यूशन देखना, उस पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, और वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1st to क्लास 12th। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने सीनियर्स, अपने रिलेटिव्स, आपके बड़े भाई बहन उन तक, आपसे छोटे भाई बहन उन तक, सब तक शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि यहीं से टीचर होते हैं मोटिवेट। और इसी के साथ जल्दी से बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास सारी वीडियोस आती जा रही हैं, पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएं, तो इसके लिए आपको बेल आइकन है दबाना। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।